जरा सोचिए, जब देश की तरक्की के लिए कोई बड़ी सड़क बननी हो या कोई फैक्ट्री लगनी हो और उसके लिए किसी के घर या खेत की जरूरत पड़ जाए, तो क्या होता है? ये एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं एक मुश्किल जंग है, विकास और एक इंसान के अपने हक के बीच। आज हम भारत के एक ऐसे ही कानून की तह तक जाएंगे जो इसी मुश्किल संतुलन को साधने की एक कोशिश है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जमीन के लिए एक नए सौदे की। फिर एक बहुत ही दिलचस्प 70-80% वाले नियम को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और हाँ, सिस्टम में ईमानदारी कैसे रखी जाए इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या इससे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस कानून से जान पहचान कर लेते हैं। इसका पूरा नाम ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा है। ये है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। हाँ, मुझे पता है काफी लंबा नाम है, लेकिन यकीन मानिए इसका हर एक शब्द बहुत जरूरी है। अब आसानी के लिए हम इसे आगे लार एक्ट कहेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए LAR एक्ट को लाया गया। क्योंकि देखिए, जब सरकार विकास के नाम पर जमीन लेती है तो वो महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं ले रही होती, वो किसी का घर ले रही होती है। उनकी यादें, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो इसी टकराव को सुलझाने के लिए ये कानून सामने आया। इसका एक सीधा सा मकसद था, जमीन लेने के उस पुराने, अक्सर दर्दनाक और विवादों से भरे तरीके को पूरी तरह से बदलना और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम लाना जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जिसमें इंसानियत की जगह हो। तो इस नए कानून में वो सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी चीज क्या थी? जवाब एक शब्द में है, सहमति। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। और ये सचमुच एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब पहली बार कानून ने आकर कहा, एक मिनट रुकिए जरा, अब आप किसी की भी जमीन यूं ही नहीं ले सकते। आपको पहले उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी इजाजत लेनी होगी। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं, इसके लिए एकदम साफ साफ नियम बनाए गए। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की हाँ चाहिए। और अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP प्रोजेक्ट है तो ये आंकड़ा 70% है। मतलब लोगों की मर्जी के बिना अब काम नहीं चलेगा। तो इन नंबरों का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये शक्ति का संतुलन बदलते हैं। ये सत्ता का पलड़ा सरकार या कंपनियों से हटाकर आम लोगों की तरफ झुकाते हैं। अब वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं रह जाते, बल्कि फैसले की प्रक्रिया में एक अहम भागीदार बन जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ सहमति या जमीन के बदले पैसे देने पर ही खत्म नहीं हो जाती। ये कानून एक बहुत गहरी बात कहता है कि किसी की उजड़ी हुई जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। और यहीं पर तस्वीर में आता है पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन, जिसे हम शॉर्ट में RNR कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुआवजा देकर बात खत्म नहीं होगी, बल्कि एक पूरा सपोर्ट पैकेज दिया जाएगा। इसमें क्या क्या है? एक नया घर, परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी या फिर एक मुश्त रकम, कुछ समय के लिए हर महीने गुजारा भत्ता और यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्च भी। ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं है, ये जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की एक ईमानदार कोशिश है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे वादे सिर्फ कागज पर ही न रह जाएं, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो इसी के लिए कानून ने एक स्पेशल RNR अथॉरिटी का गठन किया है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों और लोगों को उनका हक मिले। अब देखिए, कोई भी कानून तभी मजबूत होता है जब वो सिर्फ अधिकार ही न दे बल्कि जवाबदेही भी तय करे। तो सवाल उठता है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो क्या होगा? यहीं पर यह समझना जरूरी है कि यह कानून सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करता। ये एक बिना दांत वाला शेर नहीं है। इसमें नियम तोड़ने वालों के लिए सजा का भी साफ साफ प्रावधान है। जैसे कि अगर कोई गलत जानकारी देता है या तय प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करता है या फिर सीधे सीधे कानून के प्रावधानों को नहीं मानता, तो जुर्माना और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, ये सरकारी अधिकारियों पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होते हैं। और मान लीजिए इन सब के बावजूद भी अगर कहीं कुछ गलत होता है तो
तब सामने आता है आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच, हमारी न्यायपालिका, यानी हमारे कोर्ट्स। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून का हर हाल में पालन हो और किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन ना हो। और हमारी अदालतों ने भी बार बार इस कानून को एक लाभकारी विधान कहा है, मतलब एक ऐसा कानून जो खास तौर पर जमीन मालिकों के हक की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इससे एक बात साफ होती है कि इस कानून की आत्मा, इसका जो मूल भाव है, वो आम इंसान की सुरक्षा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, अगर उन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो LARR एक्ट की बड़ी तस्वीर क्या बनती है? आखिरकार ये कानून हासिल क्या करना चाहता है? इसे हम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, निष्पक्षता, यानी सही मुआवजा और सभी लाभ। दूसरा, पारदर्शिता, यानी लोगों की सहमति और साफ सुथरी प्रक्रिया। और तीसरा, मानवीयता, यानी प्रभावित लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा। कुल मिलाकर इसका मकसद विकास को एक ऐसा मानवीय चेहरा देना है जो ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी हो। तो हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये कानून उन तमाम बड़े बड़े वादों को, जो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, जमीनी हकीकत में बदल पाया है? क्या इसने सच में विकास की रफ्तार और एक आम इंसान के हक के बीच वो जरूरी संतुलन बना लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी भारत के विकास की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है।